हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन रीजंस के बारे में जिनकी वजह से पैरालिसिस के पेशेंट्स के अंदर रिकवरी स्लो डाउन हो जाती है। जब भी किसी को इनिशियली पैरालिसिस होता है, चाहे ब्रेन के अंदर क्लॉट आने की वजह से है, चाहे हेमरेज की वजह से है, दोनों ही कंडीशन में पेशेंट की बॉडी की फंक्शनिंग में लॉस देखने को मिलता है। चाहे पेशेंट का लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पैरालाइज देखने को मिलती है, राइट साइड हो सकती है, कमर से नीचे का पैरालिसिस हो सकता है, या फिर कंप्लीट बॉडी के अंदर पैरालिसिस देखने को मिल जाता है। कोई भी कंडीशन हो, पेशेंट को अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी है और लगातार मेहनत करते हुए रिकवर करने ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पेशेंट अगर थोड़ा सा भी एफर्ट लगाता है अपनी रिकवरी के लिए तो पेशेंट के अंदर बहुत तेज़ी से रिकवरी देखने को मिल जाती है। अब सबसे बड़ी गलती, या मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन जनरेट हो जाती है जिसकी वजह से आपकी रिकवरी स्लो डाउन हो जाती है। हम टर्न बाय टर्न उन्हीं सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली कंडीशन, अगर पेशेंट की बॉडी में एक्सरसाइज करते हुए या फिर लापरवाही से या किसी भी रीज़न से इंजरी हो जाती है। मान लीजिए आप पेशेंट को एक्सरसाइज करवा रहे थे, इतनी तेज़ी से एक्सरसाइज करवा दी कि पेशेंट की जो बोन्स हैं उसके अंदर फ्रैक्चर हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर ऑटोमेटिकली पेशेंट का जो रेट ऑफ रिकवरी है वो स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस लंबा टाइम लेगा अब फ्रैक्चर को हील अप करवाने में। उसके बाद आप पेशेंट को चलाने लायक बना सकते हो या हाथ की मूवमेंट करवाने लायक बना सकते हो। तो सबसे ज़्यादा हमें क्या ध्यान रखना है कि पेशेंट की बॉडी में कोई भी ऐसी इंजरी ना बने। एटलीस्ट हम ध्यान रख सकते हैं। एक्सीडेंटली कुछ भी कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम कुछ छोटी छोटी प्रिकॉशंस रखते हैं तो पेशेंट इन इंजरीज से बच सकता है। अब मान लीजिए किस तरीके से इंजरीज देखने को मिलती है वो मैं आपको बताती हूँ। पेशेंट कभी कभार वॉशरूम तक गया, वॉशरूम में जाके गिर जाता है क्योंकि पेशेंट का बैलेंस अभी अच्छे तरीके से नहीं है, या फिर पेशेंट की मालिश की जा रही होती है, सिकाई की जा रही होती है, पेशेंट को बर्न हो जाता है। तो बर्न इंजरी के अंदर भी हीलिंग ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि पेशेंट की बॉडी में ऑलरेडी एक कंडीशन है पैरालिसिस। उसके साथ साथ अगर एक और कंडीशन एडिशनल जुड़ जाती है तो पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है उससे बाहर निकलना। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी आप पेशेंट को एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो आप कोई ना कोई उनके साथ ज़रूर रहे, असिस्टेंस के अंदर एक्सरसाइज करवाई जाए, क्योंकि पेशेंट इनिशियली अकेले चीज़ों को करने के लिए कैपेबल नहीं होता। धीरे धीरे ग्रेजुअली जब पेशेंट थोड़ा सा बैलेंस गेन करना स्टार्ट कर रहा है तो आप उसको हेल्प मत करो, बट वहाँ पे प्रेजेंट ज़रूर रहो। अब या फिर रेलिंग की हेल्प लेते हुए, आप बाहर कहीं बालकनी में खड़े हो तो रेलिंग को सपोर्ट लेते हुए पेशेंट साथ साथ चलने की कोशिश करे। और सबसे ज़्यादा ध्यान हमें क्या रखना है कि वेट सरफेस कहीं भी ऐसा ना हो घर में जहाँ वो स्लिप हो सके, तो हमें वॉशरूम्स को थोड़ा ड्राई रखना ज़रूरी है। और बाहर कहीं भी वॉक करवा रहे हो तो ड्राई एरिया हो, कहीं वहाँ पे ऐसा स्लिपरी सरफेस ना हो, तो उस चीज़ों का हमें थोड़ा सा खास ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि एक बार अगर इंजरी हो जाती है पेशेंट को तो ऑटोमेटिकली उसका रेट ऑफ रिकवरी स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि पहले वो इंजरी हील अप होगी, फिर पेशेंट चलने लायक या कोई भी एक्टिविटी करने लायक होगा, क्योंकि उसकी बॉडी में एक और डिस्कम्फर्ट साथ में जुड़ गया है। तो इंजरी बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से पैरालिसिस पेशेंट के अंदर रिकवरी स्लो डाउन हो जाती है। पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा होता है, एक्सरसाइज रुक जाती है, क्योंकि अगर किसी को बाय चांस फ्रैक्चर हो गया या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गई, उस कंडीशन के अंदर हमें इमोबिलाइज रखना पड़ता है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करवा सकते पेशेंट को, तो ऑटोमेटिकली आपकी रिकवरी रेट स्लो डाउन हो जाता है। सेकेंड कंडीशन रहती है पेशेंट का मेटाबॉलिज्म अगर ख़राब रहता है, पेशेंट की डाइजेशन बहुत ज़्यादा अपसेट रहती है, उस कंडीशन में भी पेशेंट की रिकवरी स्लो डाउन हो जाती है। अब ये ऐसा क्यों होता है ये समझना ज़रूरी है। हम जितना भी खाना खाते हैं, हमारे स्टमक के अंदर बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस हैं जो उस पर एक्ट करते हैं, आगे हमारी डाइजेशन का प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है। तो जब हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं है, हमारी डाइजेस्टिफायर ठीक से काम नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, आप जो भी खाना खाते हो वो ईजिली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने चाहिए थे वो बॉडी को पूरे नहीं मिल पाते, क्योंकि हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्लो है। जो पेशेंट्स ऑलरेडी सफ़र कर रहे होते हैं डायबिटीज़ से या हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस हैं, उनके अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो भी आपके रहते हैं,
डायबिटीज़ है, चाहे हाइपोथायरॉयडिज्म है, इनके अंदर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन रहता है, आपकी डाइजेशन अपसेट रहती है, या तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा लूज मोशंस रहते हैं या पेशेंट को कोलाइटिस बनता रहता है। तो पेशेंट की इंटेस्टाइन्स ठीक से रीअब्जॉर्प्शन ना करते हुए उन न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और ब्रेन तक एनर्जी नहीं मिल पाती। इसलिए आपकी ब्रेन की रिकवरी के लिए भी आपका पेट का ठीक होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमें अपनी बॉवल मूवमेंट्स पे, अपने स्टमक को अच्छे से ध्यान रखना है कि वो ठीक रहे। उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? फाइबरस डाइट लेनी है। आप अपने खाने में रिफाइंड फूड्स, जितने भी मैदा है या फिर स्वीट आइटम्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो नहीं लेने हैं, ताकि आपके डाइजेशन में कोई भी हैम्परिंग ना हो। तो हमें क्या ध्यान रखना है? अपनी फाइबर रिच डाइट लेनी है। हम डाइट में फ्रूट्स, सैलड्स अच्छे से लेंगे। और जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट जो मूवमेंट नहीं कर पाते, उन्हें रॉ चीज़ें डाइजेस्ट करनी थोड़ी सी मुश्किल होती है, जैसे कच्चे फ्रूट्स, कच्चे सैलड्स वो पचा नहीं पाते, कभी कभार उन्हें लूज मोशन हो रही होती है। तो उस कंडीशन में हम उन्हें स्टीम करके सूप बना के दे सकते हैं। आप जो भी सैलड यूज़ कर रहे हो उसका आप सूप बना दीजिए। उनको छोटा छोटा चॉप करके बॉईल किया, स्टीम किया, मैश किया, उसमें हल्का सा बहुत लाइट नमक और भुना हुआ जीरा, उसमें हल्का हींग डाल सकते हो, ताकि डाइजेशन आपकी अच्छी रहे। क्योंकि पेशेंट मूवमेंट नहीं कर रहा होता है, कभी कभार पेशेंट बेड रिडन भी होते हैं, वैसे ही डाइजेशन अपसेट रहता है। अगर आपका स्टमक क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि डेली आपकी बॉवल मूवमेंट सुधरे। उसके लिए आप अपनी डाइट में जैसे फाइबर ऐड ऑन करते हो, उसमें सुधार देखने को मिलता है। आपको अपना हाइड्रेशन अच्छी रखनी है, पानी का इंटेक अच्छा रखना है, प्यास के हिसाब से पानी पीते रहो, ताकि आपकी मोशन, यूरिन अच्छे से क्लियर होता रहे, ताकि आपकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल्स इकट्ठे ना हो। हमने अभी तक बात की इंजरी के बारे में। इंजरी की वजह से भी आपकी रिकवरी स्लो डाउन हो जाती है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म पुअर है, आपका स्टमक अपसेट रहता है, तो आप जो भी मेडिसिन भी खाओगे वो आपकी बॉडी को पूरी नहीं मिल पाती, क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं हो पा रही है। इसीलिए पेशेंट कई बार क्या कंप्लेन करते हैं कि हम बहुत टाइम से दवाई खा रहे हैं बट हमें कोई आराम नहीं मिल रहा, हमारी मूवमेंट्स में सुधार नहीं आ रहा। तो जब भी हम हिस्ट्री लेते हैं उसके पीछे बहुत एक बड़ा कारण मिलता है कि पेशेंट का पेट ही ठीक नहीं रहता। आप जितनी मर्जी उन्हें दवाइयाँ खिला लो, जितनी मर्जी एक्सरसाइज करवा लो, पेशेंट के अंदर रिकवरी नहीं आती, क्योंकि जो हमारा एब्जॉर्प्शन का सिस्टम है वहीं खराबी है। तो जब तक उस सिस्टम को ठीक नहीं रखोगे तब तक जो भी आप मेडिसिन खाओगे वो शरीर को लगती नहीं है। तो इस कंडीशन में भी पेशेंट की जो रिकवरी है वो स्लो डाउन हो जाती है। अब हम चलते हैं थर्ड रीज़न की तरफ। ज़्यादातर पेशेंट गलती क्या कर रहे होते हैं? अपने एंड पे एफर्ट लगाना ही छोड़ देते हैं। क्योंकि जब किसी को पैरालिसिस स्टार्ट होता है, ये बीमारी हो जाती है, वो टोटली दूसरे जनों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो घर वाले धीरे धीरे थोड़ी सी सिंपैथी जैसे ही देना स्टार्ट करते हैं, पेशेंट कभी कभार क्या करता है कि अगर उसकी बॉडी में दम भी है और वो थोड़ा सा एफर्ट लगा भी सकता है, उसको भी लगाना छोड़ देता है। जैसे आपने सुना होगा, ज़्यादा प्यार भी खतरनाक साबित हो सकता है। तो यही सिंपैथी जो पेशेंट को मिलती जाती है वो उसका गलत फ़ायदा उठाना स्टार्ट करता है। क्योंकि पेशेंट कई बार, जब भी मैं हिस्ट्री लेती हूँ पेशेंट की और सामने एग्जामिन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं उनसे, तो पेशेंट क्या करते हैं? पेशेंट के घर वालों से अगर पूछो, ये कुछ बोलते हैं, बताते हैं, तो वो बोलते हैं नहीं। जब मैं यहाँ पे उनका टेस्ट लेती हूँ और उनसे बुलवाने की कोशिश करती हूँ तो वो कुछ कुछ वर्ड्स बोलना स्टार्ट करते हैं। अब घर पे वो क्यों नहीं बोल रहे होते? क्योंकि वो इशारे करके सारी चीज़ समझ लेते हैं। उन्हें पता है कि मुझे बिना एफर्ट किए ये चीज़ मिल जाएगी, तो वो एफर्ट लगाना ही छोड़ देते हैं। अगर पेशेंट को खाना या पानी चाहिए होता है तो वो इशारा करता है, बस घर वाले फटाफट समझ जाते हैं। घर वाले बहुत खुश हो रहे होते हैं कि हम पेशेंट को बिल्कुल समझ पा रहे हैं, इसकी मदद कर पा रहे हैं, बट उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रही होती है कि यही मदद पेशेंट के लिए बहुत ही गलत साबित हो रही है। क्योंकि पेशेंट अब अपना एफर्ट लगाना ही छोड़ देता है। उसे लगता है मुझे चीज़ मिल रही है, मैं क्यों एफर्ट लगाऊं। वैसा ही सेम हमारे ब्रेन के साथ है। ब्रेन को जैसे ही आसान रास्ता नज़र आता है वो अपना काम करना छोड़ देता है। तो कभी भी ऐसा नहीं होने देना है। पेशेंट को उतना ही सपोर्ट करो जहाँ तक रिक्वायरमेंट है। अब पेशेंट अगर केपेबल नहीं है मूवमेंट के लिए, इनिशियली आप उसको सपोर्ट दो, ज़रूर दो, असिस्टेंस दो, बट कम्प्लीटली अपने ऊपर डिपेंडेंट मत बनाओ। क्योंकि धीरे धीरे पेशेंट को वो हैबिट हो जाएगी, उसके ब्रेन को ऐसी हैबिट हो जाएगी, और इन्हीं गलतियों की वजह से आगे चल के रिकवरी स्लो डाउन हो जाती है पेशेंट के अंदर। तो
आई होप आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा ये रीज़न्स जिनकी वजह से रिकवरी स्लो डाउन हो जाती है। एक और रीज़न है जिसकी वजह से पेशेंट्स के अंदर रिकवरी स्लो डाउन हो जाती है। पेशेंट पूरा का पूरा फोकस करता है अब मैं ये दवाई खा रहा हूँ, बस दवाई खाते ही मैं ठीक हो जाऊँगा। अपने एंड पे एफर्ट लगाना छोड़ देता है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं करता है। अब मैं दवाई खा रहा हूँ, ये गोली खाऊंगा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, इससे मेरी मूवमेंट आनी स्टार्ट होगी। ये जो अप्रोच है ये बहुत ख़राब है। अब ये अप्रोच क्यों ख़राब है उसको समझना ज़रूरी है। अब हमारा जो डिसऑर्डर है वो ब्रेन के अंदर हुआ है, वहाँ पर हेमरेज आया या क्लॉट हुआ। अब ब्रेन को जब दोबारा ट्रेन करना है तो उसे वो एनवायरनमेंट देना पड़ता है जहाँ पर वो ट्रेन हो सके। मेडिसिन ने वो एनवायरनमेंट तो दिया, वो कोशिश तो की, लेकिन आपने खुद की मूवमेंट ना करते हुए, कोई एक्शन ना लेते हुए जब एक्सरसाइज आपने छोड़ दी तो ब्रेन तो कमांड दे रहा है बट हाथ में मूवमेंट नहीं आ पा रही क्योंकि वहाँ के मसल्स हो गए हैं टाइट या फिर बिल्कुल फ्लैसिड, टोनिसिटी नहीं बची, ढीला पड़ गया है हाथ या पैर या वहाँ की मांसपेशी, या फिर बिल्कुल कंप्लीट अकड़न आ गई, मुट्ठी टाइट ही रहती है। जब तक आप उसको फिज़िकली मैनुअली नहीं ओपन करोगे, हल्का हल्का सॉफ्ट नहीं करोगे, वहाँ के जो मसल्स हैं वो स्टिफ होते चले जाएंगे, उनकी मूवमेंट कभी भी ज़िंदगी में नहीं आ पाएगी। इस चीज़ को आज समझ लीजिए। इक्वली इम्पॉर्टेंस है आपके ब्रेन के ट्रीटमेंट का, ब्रेन की ट्रेनिंग का, साथ के साथ आपकी मसल की ट्रेनिंग का, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मिलके ही आपको इंडिपेंडेंट बनाती है। इसीलिए पेशेंट को हमेशा गाइड किया जाता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए कि ब्रेन को सिखाने के लिए वो एक्टिविटीज़ कीजिए जो आप पहले करते थे। वो हर एक वीडियो में मैं आपको समझाती भी हूँ। मैं अपने पेशेंट्स जितने भी क्लिनिक में आते हैं उनको यही समझाती हूँ कि जो भी काम आप पहले करते हो, जो आपको या चीज़ें पसंद है, वो आपका ब्रेन ऑलरेडी जानता है। आप उसकी प्रैक्टिस अगर दोबारा से करते हो तो आपकी रिकवरी ऑटोमेटिकली स्पीड अप हो जाती है। पर ज़्यादातर पेशेंट ऐसा नहीं कर रहे होते, उन्हें लगता है अपनी पेशेंस को अब लूज़ करना वो स्टार्ट करते हैं जैसे जैसे धीरे धीरे बीमारी पुरानी होती चली जाती है। तो कभी कभार पेशेंट को ये चीज़ समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है। क्रॉनिक जैसे जैसे होता चला जाता है, कई साल बीतते चले जाते हैं, उतनी कंडीशन आपकी ख़राब इसलिए होती चली जाती है क्योंकि आपने अपनी मांसपेशियों पे काम करना छोड़ दिया है। ना आप ब्रेन को कोई ट्रेनिंग दे रहे हो, ना फिर आप कोई मसल की एक्टिविटी कर रहे हो। पेशेंट कुछ टाइम तो बहुत मेहनत करते हुए, इनिशियली बहुत एंथुजियास्टिक होते हुए काम करता है, बट जब उसे रिजल्ट्स नहीं दिखते कुछ सालों तक तो वो सब कुछ एक साथ छोड़ देता है। वो सबसे बड़ी गलती है पेशेंट की। धीरे धीरे करते हुए छोटे छोटे एफर्ट्स मिलकर ही बड़ी रिकवरी की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप मान लो 1 मंथ के अंदर अगर 1% भी रिकवरी आ रही है तो 12 महीने के अंदर आपकी जो छोटी छोटी रिकवरी मिलकर भी रिजल्ट्स दिखाएगी वो बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में मूवमेंट्स वापस आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि आपकी जो रिकवरी है वो स्लो डाउन हो क्यों रही है। बहुत से रीजंस मैंने आपको बताए जिनकी वजह से होती है, या पेशेंट की कुछ ऐसा एटीट्यूड बन जाता है कि वो गलती कर रहा होता है या उसके घर वाले गलती कर रहे होते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी अवेयर करने में कि किन रीजंस की वजह से पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर रिकवरी स्लो डाउन हो जाती है, किस तरीके से हम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस रिकवरी को स्पीड अप कर सकते हैं। आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझ गए होंगे। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें मैं लेकर आऊँगी बहुत सी ऐसी हेल्पफुल एक्सरसाइजेस, बहुत सी टिप्स जो आपको पैरालिसिस जैसी बीमारी से बाहर निकलने में मदद करेगी, दोबारा से इंडिपेंडेंट होने में हेल्प करेगी। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए, टेक केयर, और अपनी प्रेजेंट कंडीशन की वीडियो हमारे नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमें सेंड ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए ही हम आपका ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, आपको गाइडेंस दे सकते हैं कि किस तरीके से आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो। अपना खास ध्यान रखिए, टेक केयर। आप चाहें तो दिए गए WhatsApp नंबर पर अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं और पा सकते हैं फ्री कंसल्टेशन सीधे हमारे एक्सपर्ट से।